आज की डेट में हम बात करें तो सिल्वर ज्वेलरी मैक्सिमम यूज होती है। इंडिया में से आपको कौन लग रहा है दैट सबसे ज़्यादा सिल्वर कहाँ से बाय होता है? देखो अभी है ना मार्केट में ऐसे न्यूज़ है कि चाइना 60% होल्ड करके बैठा है सिल्वर। द मार्केट इज़ नॉट दैट गुड, तब ये मेटल्स के भाव बढ़ते हैं। ये पूरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन गुड नहीं है। 22 के बाद रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया। ऐसा भी करना चाहता हूँ या मैं एक फिजिकल मेटल लेना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या करना चाहिए? सिल्वर में है ना बहुत सारे प्योरिटी का कैटेगरी होता है, लेकिन नॉर्मली जो हमें पता है जो हम डील करते हैं वो 81%, 92.5% और 100%। अलग आर्ट या स्कल्पचर सिल्वर में बना है जो आपने देखा और आपने बोला दैट ये भी क्या सिल्वर में बन सकता है? जो ब्रह्माणी माता जी होती है उनका जो जो वाहन बोलते हैं ना वो हंस होता है। वो हंस मैंने ना 7.5 फुट का बनाया हुआ है सिल्वर का। तो रात में कभी किसी को कुछ नहीं से करोड़पति बनते हुए आपने देखा है? कि अगर आपको हेल्दी लाइफ जीना है और अच्छा जीना है, आप चाहते हैं कि आपके बॉडी की स्ट्रेंथनेस बनी रहे, तो आपको सिल्वर का यूज 100% करना चाहिए। तब कोई बोलेगा दैट मैं EMI देके खाना खाता हूँ। तो ये आई होप एडिटर आप लास्ट में ही पुट करो, बाकी पॉडकास्ट की वैल्यू नहीं रहेगी। हेलो एंड वेलकम टू बियॉन्ड द नॉइज, कल्पेश सर। एंड करंटली जिस हिसाब से सिल्वर जा रहा है, हमको वैसे कोई परफेक्ट पर्सन को शो पे बुलाना था जो उसकी परफेक्ट नॉलेज दे। वी बहुत सारी जगह से वी आर गेटिंग मिथ्स ऑल्सो एंड सम रियल न्यूज़ ऑल्सो। सो व्यूअर्स को वैसी कोई जगह पता होनी चाहिए जहाँ पे एक ऑथेंटिक न्यूज़ हमको मिले। सो फॉर दैट रीज़न वी कॉल्ड यू ऑन द शो. So today we are having Kalpesh Soni, who is the founder of Chandi Kala, one of the finest only silver store in Ahmedabad, and he is currently pioneering in this silver business. So once again, thank you so much for coming on our show, and welcome to Beyond the Noise. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर इन योर शो। अभी आप जो भी सिल्वर के बारे में मुझे आपने जो सोचा है वो मैं एज अ डिटेल पूरा आपको समझाऊंगा। किस तरह से अभी तक का फ्लो रहा है, किस तरह से मार्केट अप गया है, किस तरह से क्रैश हुआ है, वो पूरा इन डिटेल आपको आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है उसके अलावा भी मैं आपको ज़्यादा कुछ मेरे पास जो भी नॉलेज है उस हिसाब से मैं समझाऊंगा। क्योंकि मेनली अभी क्या होता है, एवरीवन वांट्स टू हैव सम रियल नॉलेज। अभी मार्केट भी एक तो बहुत ही वॉलेटाइल है, कहीं ऊपर जा रहा है कहीं नीचे जा रहा है, तो कब क्या करना चाहिए वो एक सुनार ही हमको प्रॉपर नॉलेज दे सकता है, राइट? और आप एक थर्ड जनरेशनल एंटरप्रेन्योर हो, आपकी तीनों जनरेशन सिल्वर के बिजनेस में ही है। सो आई वांट टू हैव अ वेरी परफेक्ट एंड अ क्रिस्प नॉलेज दैट ये हो सकता है, आप भी नहीं बता सकते, बट वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट ये कैसे हो रहा है बेसिकली। एग्जैक्टली मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई भी इंसान अगर प्रेडिक्ट करता है कि भाव अप जाएगा या फिर नीचे आएगा तो वो किसी के बस की बात नहीं है, ये किसी से हो भी नहीं सकता है। एक्चुअली ये पूरा डिपेंड अपॉन है अलग अलग फैक्टर्स पे। जो भी गोल्ड सिल्वर के रेट है वो अलग अलग फैक्टर्स के डिपेंड रहते हैं, और वो ग्लोबल फैक्टर है सब। वो कोई नेशनल या फिर डोमेस्टिक कोई फैक्टर पे डिपेंड रहता नहीं, ये पूरा इंटरनेशनल फैक्टर पे डिपेंड रहता है। उसमें अलग अलग चीज़ें काम करती है, जैसे जियो पॉलिटिकल सबसे बड़ा एक फैक्टर है, फिर सेंट्रल बैंक्स का बाइंग वो भी एक फैक्टर है, फिर जो स्पेक्टिकुलर बायर्स आ जाते हैं वो भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करते हैं मार्केट की, जो भी अभी वॉलेटिलिटी हो रही है उसमें वो भी इफेक्ट करते हैं। फिर जैसे कि अभी जो डिमांड निकली है, एक साथ डिमांड निकली है, वो भी जो इंडस्ट्रियल डिमांड निकली है वो भी काफ़ी हद से सिल्वर को इफेक्ट कर रहा है अभी। और जैसे अलग अलग जो भी मतलब रेंज है उसकी, जो सभी फैक्टर्स है उसकी, सपोज ऑयल सप्लाई भी शॉर्टेज हो जाता है ना तो वो भी सिल्वर पे इफेक्ट करता है। मतलब ये बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, इसको मतलब मैं आपको ये आधे घंटे एक घंटे में समझा नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपको मैं एक सिंपल रूट में इसको पूरा डिटेल में आपको आपके व्यूअर्स को मैं बताऊंगा। हाँ, ये आपको व्यूअर्स को परफेक्टली समझाऊंगा कि भाई कैसे ये पूरा मतलब इफेक्ट हो रहा है अभी। आपने मतलब अभी तक जो भी देखा है कि अचानक से एक बहुत बड़ी रैली आई और फिर वापस से आप ऐसे बाउंस बैक हो गए नीचे, ये एक्चुअली पहली बार नहीं है। सिल्वर में ऐसा आगे भी हो चुका है। अच्छा। और ये सिल्वर की पैटर्न रही है, जब भी रैली आती है वो बाउंस वापस आ जाता है, और यही अभी हो रहा है। जो भाव अभी आपने देखे $118 तक सिल्वर जाके वहाँ से छू के वापस $71 तक वापस आ गया है। अभी एट फिलहाल $80-85 के बीच में सिल्वर का मूवमेंट चल रहा है। होता क्या है, नॉर्मली जब भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन मतलब जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट होती है तो उसका सीधा इफेक्ट
मतलब जियोपॉलिटिकल टेंशन आपको पहले मैं समझा दूं कौन कौन सी किस तरह से होती है। सपोज ट्रेड वॉर हो गया, कंट्री टू कंट्री डायरेक्ट वॉर हो गया, सपोज रेड सी में जो ट्रांजिट हो रहे उसको स्टॉप कर दिया गया, वहां पे मतलब बंद कर दिया गया। ऐसी सब सिचुएशन में होता क्या है, ऑयल सप्लाई शॉर्टेज हो जाता है। ऑयल सप्लाई शॉर्टेज होने का मतलब है कि पूरा जो प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो भी रुकेगा, अभी ट्रांसपोर्ट रुकेगा, अभी मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो उसके हिसाब से जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, सभी मतलब वर्ल्ड के जितने भी बड़े फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, पीपल है और बैंक है, वो सारे भागते कहाँ पे, सेफ हेवन की ओर। और सेफ हेवन ओनली दो ही मेटल है, गोल्ड और सिल्वर। तो सभी उस तरफ भागते हैं, मतलब चलते नहीं है, सीधा भागते ही है। तो वो सेफ हेवन की ओर जाएंगे। तो वहाँ से जब भी ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होगी, आप हिस्ट्री में भी देख लेना, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होगी तो 100% वहाँ से मार्केट बूस्ट होगा और होगा। मतलब इसमें से मेरे को ये पता चल रहा है दैट जब मार्केट अच्छा नहीं है, जब वॉर हो रही है, वैसा कुछ है जहाँ पे द मार्केट इज नॉट दैट गुड, तब ये मेटल्स के भाव बढ़ते हैं। ये पूरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन गुड नहीं है, अच्छा, इसलिए सेफली हमारा जो पैसा है सेफ रखने के लिए सभी इन्वेस्टर हो, बैंक हो या फिनेंशियल ऑर्गेनाइजर, वो सब अपने पैसे को सेव करने, अपने फंड को सेव करने के लिए जाते हैं गोल्ड और सिल्वर की, और पूरा अपना फंड है वो वहां पे मूव कर देते हैं, गोल्ड और सिल्वर में मूव कर देते हैं। इसलिए वहां से जो रेट है सीधा स्पाइक हो जाते हैं। तो कभी आपने वैसा देखा है दैट एक जमाने पे सिल्वर का भाव 15,000 था और अभी 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में वो कभी कभी फ्लक्चुएट होता रहता है, तो रात में कभी किसी को कुछ नहीं से करोड़पति बनते हुए आपने देखा है दैट अगर उसने आज सिल्वर बाय किया और 1 वीक या 2 वीक में उसने ऐसा स्पाइक लिया और तब उसने बेच दिया? सो वैसा कभी स्टॉक मार्केट की जैसा सिल्वर में आपने फ्लक्चुएशन देखा है दैट कोई रातों रात करोड़पति बन गया हो? एक्चुअली मैं 1999 से मैं कनेक्टेड हूँ बिजनेस से, क्योंकि मेरा पर्सनली ये इंटरेस्ट था। वैसे हम बेसिकली थर्ड जनरेशन ये बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन 1999 से मैं कनेक्टेड हूँ बिजनेस से। तब से मैं मतलब स्टोर पे जाता था और मैं बिजनेस भी करता था उस टाइम से। तो मैंने 7,500 से ये सिल्वर रेट को देखा है पर केजी। ओके। और आज की डेट में वो 2.5 लाख 3 लाख हो गया है, और वो 4,22,000 जाके आया अभी रिसेंटली, 15-20 डेज पहले रिसेंटली जाके आया है। तो वो मैंने रेट तो बहुत अच्छी तरह से देखा है, लेकिन मैं मेरे जो मैं जानता हूँ जो, वो मैं आपको एक बात बताऊंगा। 2011 में 2008 to 11 एक बड़ा इस तरह से सेम ऐसी सिचुएशन आई थी उस टाइम पे, जब पूरे यूरोप मतलब ऐसा बोल सकते पूरे यूरोप के सारे कंट्री डेप्ट में आ गए थे। उसमें इटली आ गया, उसके ग्रीस आ गया, बाकी सारे भी, पोर्चुगल भी आ गया, वो सारे कंट्री डेप्ट में आ गए थे और बहुत बड़ी फिनेंशियल क्राइसिस उस टाइम पे क्रिएट हुई थी। और आपने नाम सुना तो लेमन ब्रदर्स करके वहाँ एक बिग उसकी बिग कंपनी थी, वो 100% बैंकरप्ट हो गई थी। अच्छा। उस टाइम पे जो फिनेंशियल क्राइसिस आया था ना, सेम टाइम ये इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन था कि वहां से दोनों मेटल वहां से, और सिल्वर मेजरली सिल्वर वहां से एकदम बूस्ट हो गया था। ये सिचुएशन मैंने देखा हुआ है। उस टाइम पे लोगों ने अभी जिस तरह से अभी तो क्या MCX वगैरह हो गया है, ETF वगैरह हो गया, तो वो अभी डिजिटल भी लोग बाय कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे लोगों ने फिजिकली बहुत सारा सिल्वर बाय किया था और बहुत ऊंचे रेट में, मतलब इंडियन रुपीस की बात करें तब वो टाइम पे सिल्वर 65-75 तक पहुंच गया था। और उस टाइम पे लोगों ने बहुत सारे मतलब अमाउंट में सिल्वर बाय किया था। फिर वहां से जैसे कॉलेप्स हुआ ना, वापस 28,000 आ गया था। अच्छा। फिर 28 में लोग इतने बुरी तरीके से फंसे थे। फिर अचानक से क्या हुआ, ये होता क्या है कि ये वापस ऊपर जाता है नॉर्मली, पर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अगर टेंशन सॉल्व हो जाए, एटमॉस्फेयर वापस कूल हो जाए, तुरंत नीचे तो फिर एकदम कोलैप्स हो जाता है, फिर वहाँ पे रुक जाता है और हल्का हल्का मूवमेंट फिर देता है, फिर इतना बड़ा मूवमेंट नहीं देता है। उस टाइम पे सेम ऐसा हुआ था। फिर मतलब पूरा वर्ल्ड एकदम शांति की धारा में जैसे आ गया, उस तरह से चलने लगा था। और धीरे 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 फिर अभी आप देख रहे हो कि इतना बड़ा हाई जंप आया है, रीजन ऑफ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। तो ये सेम सिचुएशन अभी क्रिएट हुई है। अभी आप देखो रिसेंटली, अब 2019 और 20 पहले कोविड आया, कोविड से मतलब पूरा वर्ल्ड एकदम लॉकडाउन हो गया, पैंडेमिक इतना बड़े लेवल पे था,
और प्रोडक्शन और वो सब रुक गया था। तो वहाँ से हल्का हल्का वहाँ से स्टार्ट हो गया था, ये टेंशन बढ़ रहा था वहाँ से। तो जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे, वर्ल्ड बैंक जो सेंट्रल बैंक थे, वो सारे अपने आप को सेव कर रहे थे। उस टाइम में उन्होंने अपना फंड निकाल के गोल्ड और सिल्वर में मूव कर दिया था। वहाँ से धीरे 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 ये रेट बढ़ते गए। उसके बाद 1920 में एक दूसरी चीज भी आई, यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर शुरू हुआ वहाँ पे। ओके, हाँ। वो भी बिग फैक्टर था। तो वो वहाँ से मतलब 2019 से पहले की बात करें हम, तो ऑलमोस्ट जो सिल्वर था वो $16-17 था, और गोल्ड था वो $1000 के आसपास था। जैसे ही ये सिचुएशन क्रिएट हुई, सीधा गोल्ड वहाँ से हो गया 1900 to $2000 तक हो गया, और सिल्वर हो गया वहाँ से 39 to $40, $50 तक भी पहुँच गया था। मैंने आपको पता है पहले कि जैसे ही ऐसा कोई टेंशन क्रिएट होता है तो लोग सेफ हेवन की ओर भागते हैं। तो उस टाइम पे ये क्रिएट हुआ था, एक हाइप क्रिएट। हाँ। और सेम वे अभी आप देखो, 22 के बाद रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया, मतलब वॉर ही हो गया, कंट्री टू कंट्री वॉर हो गया। वो भी मतलब एक टेंशन, वर्ल्ड के लिए टेंशन था। वो यूक्रेन के साथ नाटो के सारे कंट्रीज जुड़े हुए थे, और वो रशिया के अगेंस्ट से अमेरिका भी जुड़ा हुआ था। ऐसी जब सिचुएशन क्रिएट होती है तो सबको क्या, करेंसी की जगह जो मेटल है उस पर भरोसा आपको सबको ज़्यादा ही आता है, हम आप सभी को ही। तो उस टाइम पे ज़्यादातर झुकाव मेटल में रहता है, और ऐसी सिचुएशन में ग्रेजुअली ये मेटल बढ़ती रहती है। 22 के बाद बात करें, जैसे ये जनवरी 25, वहाँ से सबसे ज़्यादा अभी मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। जनवरी 25 से बहुत बड़ा मूवमेंट आना शुरू हुआ है। हुआ क्या है, जनवरी 25 में जब यूएस में नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, उसके बाद सडनली बहुत बड़ा ट्रेड वॉर शुरू हो गया पूरे वर्ल्ड में। जब टैरिफ और अलग अलग कंट्री को टारगेट बना के ये मतलब टैरिफ बढ़ाने लगे। तो ये जो अभी मूवमेंट, अभी जो ये इतने इतने स्पाइक हो रहे हैं ना, इसका रीज़न ये है कि इसकी वजह से अभी वर्ल्ड की हालत ठीक नहीं है। अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो भी अभी भी बरकरार है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी चालू है। लेकिन जो ट्रेड वॉर हुआ, वेनेजुएला वाला स्टेप लिया उन्होंने, ग्रीनलैंड वाला स्टेप लेने की बात की, ये सारी चीज़ों से हुआ क्या कि दूसरे कंट्री को ऐसे फील होने लगा कि हम डॉलर के नीचे दबे हुए हैं। तो उन्होंने डॉलर को डोमिनेटिंग के बाहर निकलने के लिए अपने फंड को और सेफ जोन में कर हाँ दिया और मेटल में इन्वेस्ट कर दिया। मेटल में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। सभी कंट्री ये सोचने लगी, सभी अभी आपने ब्रिक्स में भी देखा होगा हाँ। कि भी हम डॉलर डॉलर से की जगह INR पे switch हो अल्टरनेटिव करेंसी को मतलब ट्रेड में यूज कर सके, ऐसा अल्टरनेट भी वो सोचने लगे थे। और अमेरिका को ये बात हजम नहीं हो रही थी, तो उसने ये वेनेजुएला वाला स्टेप लिया। वेनेजुएला वाला स्टेप वन काइंड ऑफ क्या हुआ, वो वहाँ पे उसके घर में घुस के ये स्टेप उन्होंने लिया, लोगों ये दूसरे कंट्री को दिखाने के लिए कि वी आर अमेरिकन, कि आप ऐसे ये डॉलर ऐसे आप नहीं छोड़ सकते। और वेनेजुएला को सबक उन्होंने सिखाया। वहाँ से ये समझो ना कि एक हालात बहुत एक पॉइंट मेरे को लगा दैट्स यहाँ से ऐसे, हाँ, यहाँ से पूरा ऐसे ऊपर जाने के हालात बनने शुरू हो गए थे। फिर उन्होंने ग्रीनलैंड वाली भी बात निकाली। ये सारी चीज़ें क्या दिखा रही थी कि अभी वर्ल्ड की सिचुएशन ठीक नहीं है। तो जब वर्ल्ड की सिचुएशन ठीक नहीं होती है तो जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो बड़े फिनेंशियल इन्वेस्टर होते हैं, जो सेंट्रल बैंक्स वगैरह होते हैं, वो डॉलर में से अपना फंड निकाल के सेफ जोन में मतलब गोल्ड या सिल्वर में डाइवर्ट करते हैं। तो और इन बिटवीन हुआ क्या सिल्वर के साथ, सिल्वर का इंडस्ट्रियल डिमांड भी इतना बढ़ गया क्योंकि ईवीज है, फिर ये अपना सेमीकंडक्टर चिप है, एआई वगैरह, इतना सारा टेक्नोलॉजी अभी बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें इतना यूज़ हो रहा है। इंडस्ट्रियल डिमांड सिल्वर की इतनी बूस्ट हो गई है कि दोनों जगह मतलब अभी ये सेफ हेवन तो है ही, उसके साथ इंडस्ट्रियल डिमांड भी इतनी है, तो गोल्ड से ज़्यादा मूवमेंट अभी सिल्वर दिखा रहा है, और ज़्यादा जो प्राइस राइज हो रहा है वो सिल्वर में हो रहा है। इसका मेन रीज़न अभी ये दोनों चीज़ है। लेकिन इसमें एक खतरा भी है, सपोज ये जियोपॉलिटिकल टेंशन और बढ़ता है तो कभी कभी ये इफेक्ट करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। तो जो कंट्रीज, जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं ईवीज का, सेमीकंडक्टर चिप का, वो उनको बना के एक्सपोर्ट ही करना है मेजोरिटीली। तो जो ये सपोज
ये सिचुएशन बढ़ती है, टेंशन बढ़ता है और एक्सपोर्ट रुकता है, उस टाइम पे अगेंस्ट सिल्वर पे ये रिवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, पर सपोज ऐसा होता है तो ये इफेक्ट भी, ये टेक्निकल है कि ये इफेक्ट भी आ सकता है। और अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि ऐसा बट कुछ। तो भी आपने बोला दैट एआई, फॉर एग्जांपल एआई अभी बहुत अच्छी वजह से स्केल कर रहा है, उसकी वजह से एआई नीड्स सेमीकंडक्टर एंड चिप्स, राइट, वो सिल्वर से बनती है, तो उसकी वजह से भाव में थोड़ा फ्लक्चुएशन आ रहा है। बट व्हाट इफ वो, आपने बोला दैट एक्सपोर्ट की वजह से भी उसमें फ्लक्चुएशन आता है, बट अगर वो सडनली ड्रॉप हो जाता है और वो चीज़ कंटिन्यू रहती है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें? पर सडनली ड्रॉप तभी होगा, अभी आपका जो क्वेश्चन है परफेक्ट है, सडनली ड्रॉप कैसे होगा कि अभी जो हालात है वो मतलब कूल डाउन हो जाए, सभी कंट्री के बीच में वॉर खत्म हो जाए, वापस जो ट्रेड चल रहे थे कंट्री एक दूसरे के साथ ट्रेड शुरू कर दे, एक्सपोर्ट सभी के बढ़े, जो प्रोडक्शन कंट्री उनके, और धीरे 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 सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, उस टाइम पे ये जो रेट है वो ड्रॉप होने के चांसेस है। बाकी ये रेट ड्रॉप अभी नहीं हो, अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी कोई कूल डाउन सिचुएशन है। बट मेरा उसमें भी एक दूसरा क्वेश्चन ये है दैट चलो यूएस ने जब वेनेजुएला के ऊपर वॉर जैसा एक फ्लो चालू किया, तब सिल्वर का भाव स्पाइक हो गया, बट जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो टेंशन्स थे, तब हमने क्यों वो सिल्वर का स्पाइक नहीं देखा? देखो वो है ना, मैं वो ही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। हाँ, यूएस चाहता है कि सभी कंट्री डॉलर में ही डील करे, ट्रेड करे, हाँ। ठीक है। वेनेजुएला ने क्या किया था, चाइना के साथ, चाइना ने वहाँ पे टेक्नोलॉजी बेची और उससे ऑयल भी वहाँ से निकाला। वेनेजुएला डील कर रहा था चाइनीज रुपीज, चाइनीज करेंसी में, यूएस डॉलर और यूएस डॉलर में वो नहीं कर रहा था। हम भी कर रहे थे, हम रशिया के साथ रुपए में ही डील कर रहे थे, लेकिन हम पे वो अटैक कर नहीं सकता। लेकिन वहां पे वो वेनेजुएला छोटा कंट्री, उसके घर में जाके उसने अटैक जैसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक उसको extraction करवाया, हाँ। उसको पूरा मतलब जैसे ईरान में किया था वैसा ही उसने किया आगे। तो वो नहीं वो बोल रहा है कि आप डॉलर के अलावा डील नहीं कर सकते, आपको डॉलर में ही डील करनी है, ये उसने वहां पे मतलब ऐसे बोल के ओरली नहीं कह सकते, लेकिन वो उस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया कि अगर आपको काम इंटरनेशनली ट्रेड करना है तो आपको डॉलर में ही करने का, क्योंकि जब डॉलर वीक रहेगा, जब डॉलर वीक रहेगा तो यूएस की इकोनॉमी भी वीक रहेगी, यूएस भी वीक रहेगा, और जब डॉलर वीक रहता है ना तो गोल्ड और सिल्वर बूस्ट करते हैं। अच्छा, जब भी वो दोनों एक ऑपोजिट है, हाँ। जब भी डॉलर वीक रहा तो गोल्ड और क्योंकि लोग क्या करेंगे, Logic वहां है, से हाँ। निकल के यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में चले जाएंगे। अगर डॉलर स्ट्रांग रहता है इंटरनेशनली, वो उसका जो एक्सेप्टेंस बना हुआ है वो बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा डील उसमें हो, तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि अभी सिचुएशन नॉर्मल है, अभी जो पहले था वैसा ही चल रहा है, तो उस टाइम पे वापस ये ड्रॉप डाउन हो सकता है, वहां से गोल्ड और सिल्वर के रेट नीचे आ सकते हैं। बट इसमें आप वैसा सोच रहे हो, चलो दैट डॉलर एक पॉइंट के ऊपर स्टेबल हो जाता है तो सिल्वर इतना वॉलेटाइल नहीं होगा जितना अभी हो रहा है, बट अभी एआई का यूजेज है या ईवी का यूजेज है वो पोटेंशियली बढ़ रहा है, वैसा तो नहीं है दैट वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो पोटेंशियली बढ़ रहा है, और बहुत सारी कंट्रीज वो इन्वॉल्व कर रही है दैट मेरे को गैसोलीन वाली कार्स चाहिए ही नहीं, तो भी सिल्वर का उसमें इतना यूज आएगा बिकॉज बैटरी उससे बनती है। तो क्या ये मार्केट ऑटोमेटिकली अभी अप्रिशिएट हो रहा है और वो कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होगा? बिकॉज लोगों का मेन क्वेश्चन वही है दैट अभी अगर मैं उसको ले लूँगा बट ये सब सर्कमस्टांसिस की वजह से वो अप्रिशिएट ही होने वाला है, तो आप ये मेरे को समझाओ दैट इज इट अ मिथ या वो वापस से भी गिर पाएगा? ये 100% ऐसा कोई श्योरिटी नहीं दे सकते कि यहाँ से पूरा ऐसे गिरेगा ही, ऐसा बोल नहीं सकते हैं। और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से नहीं गिर सकता, ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सिल्वर का पैटर्न रहा है, इतने बड़े हाइक पे आके वो वापस नीचे तो आई है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये 2011 का मतलब ये रियलिटी है। हाँ, इंडस्ट्रियल डिमांड सिल्वर की आज कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी थी, बट आज की आज बहुत आ रही आज है। की डेट में ज्यादा है। आज की डेट में ज्यादा रीजन ये है कि ईवी बैटरीज में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, सेमीकंडक्टर चिप में यूज हो रहा है, और वो डे बाय डे अभी बढ़ रहा है। वो नो डाउट अभी डिमांड पहले से ज्यादा ही है, वो हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो नई बात नहीं, पहले से सिल्वर का यूज तो होता ही था। लेकिन ये हम जो बात कर रहे हैं ना कि भी ये ड्रॉप डाउन होगा कि नहीं, तो ये 2011 में एक बार हो चुका है और हमने देखा है वो कि ये सिल्वर मतलब $50 भी हो सकती है और वापस नीचे $15 भी आ सकती है पर ऑन्स।
तो ये सिल्वर के लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी के जो हालात है वो नॉर्मल नहीं है, इसलिए वो दिखा नहीं रहा कि नीचे आएगी कि नहीं आएगी। अभी ये हालात सपोज नॉर्मल होते हैं तो सिल्वर ऑफकोर्स नीचे आनी चाहिए, ये उसकी पैटर्न है। ये मतलब मेरा कोई प्रिडिक्शन नहीं है। सिल्वर की आप लास्ट 50 ईयर्स की हिस्ट्री देख लो, 1979-80 में भी ये हुआ था, उसके बाद तो एक जो ग्राफ होता है दैट आपने बोला 2011 में ये पैटर्न हुआ था, तो ये ग्राफ आपको अभी सिमिलर लग रहा है या थोड़ा पोटेंशियली अलग लग रहा है? ये सेम ही होता है नॉर्मली, लेकिन उसमें चेंजेस क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। चेंजेस ये होते हैं कि जो हेडलाइंस आती है ना, हाँ, हेडलाइंस के हिसाब से ये मूव करता है। ओके। ये मतलब इसका रीजन है कि जो हेडलाइंस बैड न्यूज़ है तो ऐसे स्पाइक करेगा, और गुड न्यूज़ है, अच्छा न्यूज़ है तो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, और नीचे भी आ सकता है। ये हेडलाइंस के हिसाब से काम करता है। आप पूरा डेटा जितना भी है उसको स्टडी करो, तो आपको जब जब भी स्पाइक हुआ है, कुछ बैड न्यूज़ की वजह से स्पाइक हुआ है, इंडस्ट्रियल डिमांड ज़्यादा होने की वजह से स्पाइक हुआ है, ऐसे सिचुएशन में वो स्पाइक होता है। अदरवाइज वो नॉर्मल छोटा मोटा मूवमेंट देता है। अभी तो वॉलेटाइल है बिकॉज कि अभी ये बड़ा हाइप लगा के आया है, इसलिए ये, और सिचुएशन भी वर्ल्ड की अभी ठीक नहीं है, जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट अभी ठीक नहीं है, इसलिए अभी तो वॉलेटाइल, ये अपना स्टेज जो चल रहा है ना वो वॉलेटाइल स्टेज चल रहा है। अभी ये जब स्टेबल कब होगा, जब मतलब पूरा वर्ल्ड ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से बाहर निकलेगा कि भाई अभी सब एवरीथिंग इज ओके, तब ये वहां से तय होगा कि ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा, तब वहां से नीचे ही आता है। नॉर्मली उसकी पैटर्न यही है, वहां से नीचे ही आना चाहिए। बट स्टिल आपने जैसे बोला दैट यूएस डॉलर्स करंटली मार्केट में डोमिनेंट रहा है और अभी भी है, तो यूएस में थोड़े बहुत भी फ्लक्चुएशंस आएंगे तो मार्केट में फ्लक्चुएशंस आएंगे। तो एज अ इन्वेस्टर मेरे को ये देखना है दैट यूएस में या यूएसडी डॉलर्स में ही कोई फ्लक्चुएशन आएगा तो मैं ये मेटल में इन्वेस्ट करूंगा, बिकॉज वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और अगर ये हो रहा है तो आपको क्यों लग रहा है दैट कौन सी वैसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा तब ये मेटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है जिससे ये पूरे वर्ल्ड ट्रेड को डिफ्रेंशिएट करती है और ये मेटल वॉलेटाइल होता है? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूएस वाले सब लोग सिल्वर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और डॉलर चेंज हो रहा है और मार्केट भी अच्छा नहीं है तो सब लोग उसमें करेंगे, तो वैसी कौन सी कंट्री है जो ये पूरा मार्केट चेंज करती है? देखो अभी है ना मार्केट में ऐसे न्यूज़ है कि चाइना 60% होल्ड करके बैठा है सिल्वर। अच्छा। हाँ वो न्यूज़ है, और कितने मतलब कितने हद पे वो सही है नहीं है वो हमको पता नहीं है, लेकिन अगर एज अ इन्वेस्टर आपको देखना है कि आप सिल्वर में इन्वेस्ट करें कि नहीं, तो आपको क्या क्या देखना है वो आपके मतलब व्यूअर्स को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अब आपको देखना है यूएस किस तरह से अभी पूरे वर्ल्ड के साथ डील कर रहा है। ओके, फर्स्ट अगर पॉइंट। हाँ फर्स्ट पॉइंट ये है, अगर वर्ल्ड में शांति बनी रही और कुछ भी ये ऐसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन टेंशन क्रिएट नहीं हुए तो ऑफकोर्स ये थोड़ा नीचे जाना चाहिए यहाँ से। अदरवाइज ये सिचुएशन अभी ऐसी है क्योंकि अभी दूसरे जो कंट्री है वो ये चाहते हैं कि भाई डॉलर के अगेंस्ट में दूसरा कोई मतलब अदर करेंसी ट्रेड में यूज़ करे, और हो भी रही है। अगर ये बढ़ा तो वापस यूएस है ऐसे शांत बैठने वाला नहीं है, वो कुछ ना कुछ तो करेगा, और उस टाइम पे अगेन ये बूस्ट हो भी सकता है। तो आपको देखना ये है, सबसे पहले ये देखना है कि जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट सही चल रहा है कि नहीं। अगर कुछ गड़बड़ है, कुछ बड़े न्यूज़ आते हैं, कुछ हेडलाइन बनती है, तो आप समझना यहाँ से वो ऊपर जाने वाला है। दूसरी चीज़, अगर सेंट्रल बैंक सारी जो बाय कर रही है या सेल कर रही है वो आपको ऑब्जर्व करना है। सेंट्रल बैंक बाय करेगी, ऑब्जर्व जो वो जिस तरह से करे, मतलब उनके पास कुछ बड़े न्यूज़ है, वो पूरा मतलब एनालिसिस करके बैठे कि क्या करना चाहिए, वो सेफ हेवन में क्यों जाना चाहते हैं, वो भी हमको समझना पड़ेगा। अगर वो लोग बाय कर रहे हैं तो उसका मतलब कि कुछ ना कुछ हालत ठीक नहीं है, उस टाइम पे पोजीशन बाय की बनानी चाहिए, बिकॉज कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा। अदरवाइज वो खुद ही वहाँ से निकल के डॉलर में आ जाएंगे। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। हाँ ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। दूसरा इन्फ्लेशन देखना पड़ेगा, मतलब वर्ल्ड के जितने भी कंट्री ऑयल सप्लाई कर रहे हैं वो मतलब स्मूथ चल रहा है कि नहीं, और आगे वो स्मूथ चलने वाला है कि नहीं, मतलब नियरेस्ट फ्यूचर में आपको वो स्टडी करना पड़ेगा। अगर वो स्मूथ है और इन्फ्लुएंसर का कोई खतरा नहीं है तो भी आप आराम से
उस हिसाब से देख के उसको बाय कर सकते हैं। तो मेनली 3 फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट यूएस का मार्केट कैसा है, फैक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन But ये main 3 मेजरली आप इसको या कंसिडर। करंटली डोमिनेटिंग इकोनॉमी का मार्केट कैसा है, अगर यूएस हो या ना हो या चाइना भी हो। सेकंड ये है दैट वर्ल्ड बैंक किस में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, और थर्ड ये है दैट मार्केट का इन्फ्लेशन कैसा है। तो ये 3 फैक्टर अभी आपको लग रहा है दैट इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच इसके अलावा भी है, आप देखो फाइनेंशियल क्राइसिस भी आपको, मतलब वर्ल्ड ग्लोबली फाइनेंशियल क्राइसिस क्या है पोजीशन अभी, वो भी चेक करनी चाहिए। वर्ल्ड के अंदर कि भी कौन कौन से कंट्री अभी यहाँ तक कर्ज में डूबे हुए, क्या रिजल्ट आ सकते हैं उनके, वो सभी चीज़ें भी हमको देखनी चाहिए। फिर जो स्पेक्टिकुलर बायर्स है वो, मतलब स्पेक्टिकुलर ट्रेडर्स जो भी अचानक से मार्केट में वो मतलब फंड पुल डाउन कर देते हैं, वहाँ से भी जब उनका परचेस शुरू होता है तो मार्केट हाइप क्रिएट करता है, वो भी देखना चाहिए। मतलब ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जिसको मतलब आपको, अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये आपको पूरा एनालिसिस करना चाहिए, पूरा डेटा स्टडी करना चाहिए और उस हिसाब से ही आगे स्टेप लेना चाहिए। तो आपने वर्ल्ड वाइड में तो बता दिया दैट अभी आपको लग रहा है दैट चाइना 60% सिल्वर होल्ड कर रहे हैं। बट अगर हम इंडियन मार्केट के ऊपर आए, इंडिया में वैसा कौन सा स्टेट है जो हाईएस्ट, मतलब उनके लोग हाईएस्ट सिल्वर बायर्स है या सिल्वर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं? तो इंडिया में से क्या आपको कौन लग रहा है दैट सबसे ज़्यादा सिल्वर कहाँ से बाय होता है? इंडिया में बात करें ना तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा है ना सिल्वर का आज की डेट में, तो एक बेंगलुरु में हो रहा है, जयपुर हो रहा है, मुंबई हो रहा है, अपने राजकोट में ज़्यादा हो रहा है, अहमदाबाद में भी अच्छा खासा हो रहा है, उस साइड उड़ीसा बिहार में भी सिल्वर का क्रेज़ बहुत अच्छा है। तो ये सारी जगह पे सिल्वर का काम बहुत, मतलब नीचे साउथ में जाए तो वहाँ पे गोल्ड ज़्यादा चलता है। तमिलनाडु हो गया, हैदराबाद, वहाँ पे सब, तेलंगाना में, आंध्र में, वहाँ पे गोल्ड ज़्यादा चलता है। सिल्वर का ट्रेंड है वहाँ पे भी, लेकिन ज़्यादा वहाँ पे गोल्ड चलता है। लेकिन ये इस साइड उड़ीसा बिहार वेस्ट बंगाल उस साइड सिल्वर का बहुत, मतलब बहुत बड़ा मार्केट है, और गुजरात तो बेस्ट मार्केट है ये सिल्वर का। उसका रीज़न क्या है मेनली, दैट लोकेलिटी क्यों सिल्वर में इन्वेस्ट करती है, और व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द पीपल ऑफ गुजरात और द पीपल ऑफ बैंगलोर वर्सेस द पीपल ऑफ आंध्रा और समवन हु इज इन्वेस्टिंग इन गोल्ड? देखो ये अपना है एक वेडिंग कल्चर रहा है पहले से, कि मतलब गुजरात में गोल्ड और सिल्वर जब भी वेडिंग होते हैं तो दोनों चीज़ देते हैं। गुजरात में मोस्टली गोल्ड ज्वेलरी सारी गोल्ड की देते हैं, सिल्वर के बर्तन, मूर्ति, पूजा का पूरा सामान वो जब भी हमारे जब ब्राइड होती है उनको देते हैं। सेम वे ये चीज़ ज़्यादा साउथ में गोल्ड देते हैं। अच्छा। और यही चीज़ बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा उस साइड आप चले जाओ, यहाँ पे मतलब राजस्थान में कहीं कहीं जगह पे भी ऐसा है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सिल्वर का भी यूज़ होता है। लेकिन आज की डेट में मैं बात करूँ, ये सब मतलब ये पूरा कल्चरल हो गया है, मतलब अपना जो ट्रेडिशनल वे में जिस तरह से होता है। आज की डेट में हम बात करें तो सिल्वर ज्वेलरी मैक्सिमम यूज़ होती है। क्यों, आप देखो भी, मेल हो या फीमेल, फीमेल में एथनिक वेयर से लेकर ट्रेडिशनल वेयर में, नवरात्रि जैसे फंक्शन में, वेडिंग में, हर जगह पे आप देखो सिल्वर ज्वेलरी मोस्टली यूज़ होती है। और गोल्ड के हिसाब से काफ़ी मतलब लो कॉस्ट में भी मिल जाती है, और लुकिंग में भी बहुत अट्रैक्टिव ज्वेलरी आती है, इसलिए सिल्वर ज्वेलरी अभी मैक्सिमम यूज़ हो रही है। और मैन में भी इतनी सारी एसेसरीज सिल्वर में आती है ना, तो वो मैन में भी आज की डेट में मतलब उसका थोड़ा बड़ा है इस्तेमाल अभी। करेक्ट। तो गोल्ड इन्वेस्टर्स और सिल्वर इन्वेस्टर्स के बीच में क्या आपको लग रहा है दैट मेनली प्राइस इज दी फ्लक्चुएशन? गोल्ड इन्वेस्टर और सिल्वर इन्वेस्टर के बीच में प्राइस की वजह मुझे ये लगता है कि टिकट साइज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आप देखो सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास छोटी अमाउंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, गोल्ड के मुकाबले छोटी अमाउंट से भी आप स्टार्ट करते हैं। और आजकल यंगस्टर्स इतने स्मार्ट है ना, और वो जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि भाई शेयर बाजार से कहीं ना कहीं पूरा इंडिया के यंगस्टर मोस्टली जुड़े हुए हैं। तो सेम वे अभी वो सिल्वर और गोल्ड में भी गोल्ड ETF या सिल्वर ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कई कई लोग ऐसे हैं जो मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, SBG बॉन्ड में लॉन्ग टर्म यूज भी कर रहे हैं वो लोग। तो इस तरह से यंगस्टर अभी मेजरली इसमें आ गए। वो नॉट अभी ज्वेलरी में एज ए इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी नहीं रह रहे हैं, ज्वेलरी एज अ फैशन, एज अ लाइफस्टाइल वो ले रहे हैं। और उनको जब इन्वेस्टमेंट का ख्याल आता है तो वो ETF में या फिर SBG बॉन्ड में या डिजिटल फॉर्म में ले रहे हैं। एक डिफरेंस क्या है ETF में और फिजिकल ज्वेलरी में? मतलब आज मैं एक फॉर एग्जांपल SIP करना चाहता हूँ या मैं एक फिजिकल मेटल लेना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा जो डिफरेंट है ना,
तो जो ETF और डिजिटल फॉर्म में जो आपको गोल्ड और सिल्वर मिल रहा है ना, उसमें आपका है ना लॉस बिल्कुल नहीं है। रीज़न समझा दो आपको। आप ज्वेलरी बनाते हो तो ज्वेलरी को बनाना पड़ेगा, तो बनाने के लिए कारीगर चाहिए। कारीगर बनाएगा तो उसकी मेकिंग लगेगी, फिर वो शोरूम में आएगी तो शोरूम के खर्चे ऐड होंगे, उसके बाद फाइनली एंड यूज़र के हाथ में आएगी। मतलब वो रो प्रोडक्ट नहीं है, वो मतलब उसको उसको बनाया गया है, इस पे खर्चा किया गया है, तो खर्चा ऐड होते होते हुए भी आपके पास आएगी। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ पहले होती थी कि भाई ज्वेलरी ले ली पहले, जब तब ETF नहीं था ना, हाँ, उतना जब गोल्ड का रेट भी ट्रस्ट कम नहीं था, था। जब गोल्ड का रेट भी कम था, तो उस टाइम पे मेकिंग चार्जेस का लॉस अभी आज की डेट में नथिंग। जिसने 800 या $1000 में गोल्ड लिया है, वो आज $5000 गोल्ड हो गया है, तो मेकिंग चार्जेस का लॉस उसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन आज की डेट में अगर हम सोचें तो मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो अपने पास ऑप्शन है। ETF में जाएंगे और जितना फंड अपने पास छोटा 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 जितना फंड है उससे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मेकिंग चार्जेस का लॉस भी ज़ीरो है वहाँ पे, और जितना भी रेट बढ़ रहा है वो सीधा बेनिफिट हमको मिल रहा है और सेफ भी है। तो ETF के फॉर्म में अभी यंगस्टर्स ज़्यादातर यही कर रहे हैं। तो भी पिछले 5 सालों में आपने क्या देखा है सबसे ज्यादा, कस्टमर का माइंडसेट कैसे चेंज हो रहा है? पिछले ETF गिने, फिजिकल गोल्ड सिल्वर गिने, एनीथिंग, बट बहुत बड़ा शिफ्ट मेरे को लग रहा है, बट वो क्या है और किस लिए वो हो रहा है? देखो, पिछले 5 साल की नहीं, मैं 1 साल की आपको एक स्टोरी बताता हूँ। 2025 मतलब 25 से पहले 24 तक सब नॉर्मल कि गोल्ड के रेट जो भी बढ़े, मतलब इंडियन रुपीस की बात करें तो 2019 में 28,000 30,000 थे, वहाँ से 70,000 हो गए 2024 तक। वहाँ तक कुछ जैसा चल रहा था वैसा ही सब चल रहा था। लोग बातें कर रहे थे बढ़ रहे गोल्ड के रेट बढ़ रहे, लेकिन जो काम जैसे हो रहा था वही फॉर्म में हो रहा था। 25 में क्या हुआ, ETF ETF उस टाइम भी आ गया था, सबको पता भी था। 25 में क्या हुआ, फर्स्ट टाइम इन गोल्ड हिस्ट्री 25 में ये हुआ कि एक साल में 5,000 टन गोल्ड का ट्रेड हुआ। एक साल में 5,000 टन टन गोल्ड का ट्रेड हुआ। ये अभी तक का रिकॉर्ड है, एक साल का रिकॉर्ड है। 5,000 टन टन का गोल्ड का टर्नओवर हुआ, और इसमें से $800 ETF में लोगों ने पैसा गोल्ड ETF में लोगों ने फंड डाला। तो ये डिफरेंट है। अभी ये जो स्पाइक हुआ है ना, उससे ये डिफरेंट आया है। 25 में ज्वेलरी 18 to 20% मार्केट क्रैश हुआ उसका, मतलब सेलिंग क्रैश हुआ है ज्वेलरी का, ज़्यादा ही हुआ होगा लेकिन ये फिगर्स है। तो 18 to 20% ज्वेलरी लोगों ने बाय करना, मतलब सोच बदल दी अपनी और पैसा मूव किया ETF में। ज्वेलरी लोगों ने ली है, क्या किया, जो ओल्ड ज्वेलरी थी घर में उसके बदले में नई ज्वेलरी बना दी, अपने जो भी वेडिंग जो भी करना था मेल्ट करके हाँ, वहाँ पे उन्होंने ये काम कर दिया। लेकिन जो नया बाय किया ना, बाइंग कम नहीं हुआ। आप देखो, ये सबसे बड़ा बाइंग है 5,000 टन, मतलब ये सबसे बड़ा बाइंग है। लेकिन लोगों ने लिया क्या, ज्वेलरी नहीं ली है। ETF फॉर्म में लिया, कॉइन फॉर्म में लिया, बार फॉर्म में लिया, SBG फॉर्म में लिया, डिजिटल फॉर्म में लिया। उसको है ना ऐसे ज्वेलरी की तरह नहीं लिया है, कम लिया है मतलब। बट पहले ऑप्शंस नहीं थे, इसीलिए हमको लग रहा था दैट ये चीज़ पहले अच्छी थी और अभी इसका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है और अभी ऑप्शन ज़्यादा आ गए, इसलिए ये चीज़ हमको दिख रही है मार्केट में। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है अभी। ये एक पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट अवेयरनेस भी हो सकती है। तीसरा पॉइंट लोग मतलब एजुकेटेड हो गए, समझने लगे हैं। चौथा पॉइंट ये प्राइस हाइक सबसे बड़ा पॉइंट है। जो प्राइस हाइक हुआ है उसकी वजह से लोग समझने लगे कि अगर मैं ज्वेलरी यहाँ से लेता हूँ तो परसेंटेज वाइज मुझे मेकिंग में लॉस जा रहा है, तो ये लॉस बड़ी अमाउंट में है, तो लोग समझ रहे हैं। तो ये पॉइंट एक हो सकता है कि भी प्राइस हाइक और अवेयरनेस, लोग अभी मतलब बहुत एजुकेटेड हो गए, कैलकुलेशन इजी हो गया करना अभी। और सबसे बड़ा तो ये इजी है, इजी टू बाय, और इसको कैरी नहीं करना कहाँ पे, अपने लॉकर में नहीं रखना है, अपने मतलब डीमेट में ही रखना है नॉर्मल इस स्टॉक की तरह। तो ये इजी हो गया, इसलिए लोग अभी शिफ्ट हो गए, ETF में ज़्यादा शिफ्ट हुए हैं। तो अभी हम एकदम वेरी सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मैं एक 20 to 25 साल का लड़का हूँ जिसको एक महीने में 20 से 25,000 की मेरी सैलरी आती है। मेरे पास 3 ऑप्शंस है।
मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, मैं एक अच्छी एसआईपी कराऊं, या मैं सिल्वर या गोल्ड का डिजिटल फॉर्म में मैं इन्वेस्ट करूं। और एक साल बाद कोविड जैसा कोई बड़ा एक वैसा कोई सिचुएशन आया जिसमें मार्केट भी क्रैश कर रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग लो। तो आपने पहले भी बताया, जब मार्केट क्रैश करता है तब सिल्वर और मेटल का भाव बढ़ता है, तब स्टॉक भी ऑटोमेटिकली क्रैश करेगा। तो आपकी एडवाइस क्या है एक 22 से 25 साल के लड़के या एनीवन जिसको इन्वेस्ट करना है एक मिनिमल अमाउंट विच गोज फ्रॉम अराउंड 5,000 टू 10,000 और टू 15,000 मैक्सिमम? सो व्हाट डू यू एडवाइस टू देम? बिकॉज एसआईपी में एक रिकरिंग अमाउंट चालू रहता है, दैट कंपनी या मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है तो वो कभी बढ़ता भी है। सिल्वर थोड़ा स्टेबल रहता है अगर वर्ल्ड स्टेबल है तो, बट अगर वर्ल्ड कभी भी बदल जाता है तो वो स्पाइक करता है। सो व्हाट डू यू एडवाइस दैट? देखो अभी में है ना, ये अपने मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये हमारे इंडियन की पहले से मतलब ये ट्रेडिशन ही रहा है हमारा कि भाई पहले से हम ज्वेलरी बाय करते आए हुए हैं। आज की डेट में भी देखो ना तो इंडियंस के घरों में इतना टन सोना पड़ा ना, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हो गया। पेपर पे फिगर जो भी हो, लेकिन हमारे पास इतना गोल्ड है क्यों? ये वन टाइप ऑफ हमारा इन्वेस्टमेंट था। हर एक के घर में देखो आप, ये पहले से हमारे मतलब दादा परदादा ने ये सिखा दिया है सबको, और वो सेम जीन हमारे में है। तो अभी वो इसको अभी किस तरह से हमको करना, समझ के करना है। तो आपके पास अलग अलग चॉइस है अभी कि आप एसआईपी भी कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, सिल्वर में भी कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में भी कर सकते हैं। तो मैंने पहले आपको बताया कि भाई आपको अगर गोल्ड सिल्वर करना है तो ये जो फैक्टर्स है वो सारे, अगर आप इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म व्यू से देख रहे हो तो ये फैक्टर्स देखने हैं। जब भी मतलब ऐसे कोई हालात हो, जब डिप मिले वहां से आपको बाई करना है। आप इन्वेस्टर हो, आपको स्टॉक मतलब बाई करना है। तो जब भी जहां पे भी हल्का सा डिप मिले, करेक्शन में छोटा मोटा करेक्शन बात नहीं, अभी के सिचुएशन में थोड़ा डीप मिलना चाहिए, तो वहां से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और मेरी मतलब आज की डेट में ये बोलना चाहूँगा आपको कि सिल्वर में अभी थोड़ा वेट करना चाहिए और थोड़ा ज़्यादा डीप मिले वहां से बाय करना चाहिए सिल्वर में, क्योंकि अभी भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी नॉर्मल नहीं है। शायद ये नॉर्मल हो सकती है, बट अगर अभी नॉर्मल नहीं है तो भाव भी बढ़ ही सकता है ना? अभी यहाँ से बिगड़ भी सकती है, टेंशन बढ़ भी सकता है, अब यहाँ से कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे ये क्या बोलना चाहता हूँ कि आपको हल्का सा डीप मिले तो वहां से बाय करो। आफ्टर ऑल ये ऊपर जाने वाला है, जहां पे भी डीप मिले वहां से बाय करो। दोनों मेटल, आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए, रिटर्न अच्छा चाहिए, तो आप दोनों में इन्वेस्ट करो। आप उसको 60-40 कर सकते हो, 50-50 कर सकते हो, 70-30 कर सकते हो, लेकिन करना चाहिए बोथ मेटल। कि अभी बोथ मेटल इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको सिल्वर कहाँ से कहाँ ले भी जा सकती है, नीचे भी ला सकती है। तो आप वो रिस्क कितना लेना है आपको मतलब सोच के ये लेना चाहिए, लेकिन आपका एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड को और जितने भी हेडलाइंस है उसको देखते रहना चाहिए। बट आपको लगता है दैट सिल्वर गोल्ड को ओवरटेक करेगा कभी भी? अभी ओवरटेक ही है ना, अभी 422 जाके तो आया। अभी तो रेशियो पूरा स्टेबल ओवरटेक, अभी ओवरटेक तो करता अभी भी अभी है। जो लोग रेशियो एनालिसिस है वो लोग मतलब ढूंढ रहे कि ये क्या हुआ। अभी रेशियो बहुत गैप हो गया था बीच में तो। बट तो भी मतलब एक पॉइंट के ऊपर वो नीचे आ जाएगा। एक स्टेबल अमाउंट गोल्ड की और सिल्वर की कभी भी पैरेलल रह सकती है बहुत लंबे टाइम तक? ऐसा मतलब अभी के हालात में नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी तो देखो अभी गोल्ड ऑलमोस्ट $5,000 के आसपास है और सिल्वर हो गया $85 के आसपास। तो अभी थोड़ा गैप है, लेकिन वो निकल सकता है मे बी। ओके, सो ऑन टू दैट हमने बहुत मेन क्वेश्चंस को अराइज किया और उसके ऊपर से एक मेरे को बहुत अच्छा प्रोमिनेंट आंसर मिला जो हमें या किसी भी व्यूअर और किसी भी इन्वेस्टर को एक अच्छी क्लैरिटी दे सकता है दैट हाउ कैन यू इन्वेस्ट इन सिल्वर और एनी अदर मेटल कंपेयर टू द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। तो एक पॉइंट हमारा क्लियर आपके एंड से हो गया। अभी मैंने एक फिजिकल सिल्वर की कोई भी एसेसरी बाय कर दी है, सो हाउ कैन आई आइडेंटिफाई दैट इट इज़ 100% प्योर और नॉट? बिकॉज ये पॉइंट भी काफ़ी बड़ा है और इसका एक रिसर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट है दैट कितने परसेंटेज सिल्वर होता है और कितने परसेंटेज और कॉपर या दूसरा कोई मेटल हो सकता है। तो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इट? देखो अभी ये चीज़ तो गवर्नमेंट ने बहुत आसान कर दी है कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर मतलब BIS हॉलमार्क हो गया है। ओके, धीरे धीरे वो गोल्ड की तरह HUID भी हो जाने वाली है, तो इसमें तो कोई रिस्क नहीं है। लेकिन आज की तारीख में अभी सिल्वर HUID वाले प्रोडक्ट अभी गवर्नमेंट ने वो कंपलसरी नहीं किया है। तो आज की डेट में आपको वो ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ से भी आप परचेस करें कोई रेप्यूटेड ज्वेलर के पास से ही परचेस करें, जहाँ से ऑथेंटिक चीज़ आपको मिल सके। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज BIS है,
नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। BIS हॉलमार्क होगा तो मतलब प्रॉपर ही चीज़ है आपके पास। बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, पता है कभी मूवीज में दिखाते हैं दैट एक ये ड्रॉप करोगे तो कलर बदल जाएगा, तो ये असली है या नकली है? केमिस्ट्री में भी वो आता है, तो वैसा कोई हम टेस्ट कर सकते हैं? वैसा कोई टेस्टिंग है सिल्वर के ऊपर जिससे हम उसकी प्योरिटी आइडेंटिफाई कर सकें? अगर आप ऐसा करना चाहो तो वो भी ऑप्शन अभी मार्केट में अवेलेबल है। अभी हमारे यहाँ अहमदाबाद के अंदर बहुत सारे लैब है, आप कहीं से भी प्रोडक्ट ले लो, आप खुद जाके वहाँ पे लैब करवा सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ क्या उन्होंने दी। नॉर्मली लैब चार्जेस बहुत ज़्यादा होते नहीं है, वो आपको वहाँ पे लैब करवा के भी आप टेस्ट करवा सकते हो, तो वो अभी इजी हो गया आज की डेट में। और जनरली मिक्सिंग कितना होता है? मतलब एक मेरे को कोई एसेसरीज लेनी है तो उसमें 100% सिल्वर तो होगा नहीं, या कभी कोई मिक्सिंग होगा दैट उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है या उसकी थिकनेस है उसके लिए, तो वो परसेंटेज बेसिकली कभी कितना फ्लक्चुएट करता एक्चुअली है? सिल्वर में है ना बहुत सारे प्योरिटी का कैटेगरी होता है, लेकिन नॉर्मली जो हमें पता है, जो हम डील करते हैं, वो जो 81%, 92.5% और 100%, ये तीन प्योरिटी मेजरली होती है। और आपको ये तीन प्रोडक्ट ही मतलब इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि 100% ही मिले। कई चीज़ ऐसी होती है जो 81% में ही बन सकती है, अच्छा, तो उसको उसमें ही बनाना पड़ता है। बट 81% से नीचे भी नहीं जा सकती, नहीं वो भी नहीं, हो वो सकती हॉलमार्क होती है ना, है? ओके। वो हॉलमार्क ज्वेलरी हॉलमार्क प्रोडक्ट होती है, तो आपको वो टेंशन लेने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड प्रोडक्ट ली है, तो वो 81% तो है। उसके बाद आता है 92.5%, जो मोस्ट रनिंग प्रोडक्ट है आज की डेट में, तो वो भी BIS हॉलमार्क अप्रूव्ड है, तो वो आपको 92.5% मिलेगी। उसमें 7.5% अदर मेटल आएगी, बाकी 92.5% सिल्वर आएगी। और तीसरी आ रही 999 वाली, वो तो 100% सिल्वर ही है। सिल्वर ही है। तो मेरा इसमें एक लास्ट और मेन क्वेश्चन ये है दैट अगर आप मेरी जगह पे हो तो आप 100 ग्राम सिल्वर लोगे या 10 ग्राम सोना लोगे 10 साल के लिए? अगर हम कंपेयर करें दैट आज से 10 साल के बाद मेरे को रिटर्न एक्सपेक्ट करना है, तो मैं सिल्वर में सेम अमाउंट इन्वेस्ट करूँ या गोल्ड में इन्वेस्ट करूँ? मैं अगर आपकी जगह पे होता तो मैं 5 ग्राम गोल्ड लेता और 50 ग्राम सिल्वर लेता, अच्छा, और यही सही वे है आज की डेट में। तो एक परसेंटेज हमको रखना ही चाहिए एक उसमें परसेंटेज दोनों में। रखना ही चाहिए। तो उसका मेन रीज़न क्या है, थोड़ा अगर आपको है टिप्स ना में जाए? सिल्वर, देखो अगर आप रिस्क ले रहे हो तो रिटर्न भी मिल सकता है वहाँ पे, और रिस्क मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि आप फिजिकल उसको बाय कर रहे हो, तो वो आपके पास आपकी चॉइस है कि आपको कौन से रेट में उसको सेल करना है। तो आपके लिए वो ऐसा तो है नहीं कि फ्रस्ट्रेशन सेल करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। तो आप इसको इजीली अपने रेट्स में बाय करके अपने रेट्स में सेल भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से रिस्क 50% तो लेना चाहिए सिल्वर में। सो अभी मेनली हमने सिल्वर के ऊपर तो बहुत सारी डिस्कशन कर दी और एक ओवरऑल मार्केट समझ ली। नाउ लेट्स गो टू सम डे टू डे क्वेश्चंस जो बहुत सारे कस्टमर्स भी और शॉप ओनर्स भी सफ़र करते हैं। तो अगर हम देखने जाए दैट आज मैं आपके यहाँ से सिल्वर में एनी ज्वेलरी बाय करता हूँ और उसमें मैं थोड़ा डाउन पेमेंट दे देता हूँ और मैं थोड़े दिन के बाद उसका फुल पेमेंट दूंगा, या एक लोन या वैसा कुछ ऑप्शन चूज करके आई विल बी पेइंग यू इन दैट वे। सो अगर आज के मार्केट के हिसाब से कल वॉर चालू हो गई और सिल्वर स्पाइक हो गया, तो क्या उसको करंट सिल्वर का जो प्राइस है वो अमाउंट से पैसे पे करने पड़ेंगे, या जब उसने बुक कराया वो भाव है उसके हिसाब से पैसे पे करने पड़ेंगे? देखो इसमें है ना दूसरे ज्वेलर की क्या प्रैक्टिस है वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं हमारा मतलब जो हमारे जो पॉलिसी है जो हमने डिज़ाइन की है वो मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली होता क्या है, जब भी कोई कस्टमर आता है हमारे लिए हमारे पास ऑर्डर के लिए, तो उसके पास है ना दो चॉइस होते हैं। फर्स्ट, क्या आप 80% पेमेंट दो और आपका रेट यहाँ पे बुक कर दो, जो भी करंट रेट है वो, और आपको फिर जो भी रेट मतलब यहाँ से स्पाइक होता है वो आपको टेंशन लेना नहीं है। फर्स्ट चॉइस है वो है। सेकंड चॉइस, उसको ऐसा लगता है कि अभी रेट ज़्यादा है और कम हो सकता है, उसको लगता है तो उसको 80% पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं, वो 20% पेमेंट में भी अपना ऑर्डर बुक कर सकता है और रेट ओपन रहता है। जब वो डिलीवरी लेने आएगा उस टाइम पे वो रेट लगेगा। ओके। ये दो ऑप्शन होते हैं, और उसमें है ना ज्वेलर फंसता नहीं है मेरे हिसाब से। ज्वेलर अगर जो ऑथेंटिक बिजनेस प्रैक्टिस जो ज्वेलर कर रहा है वो फंसेगा नहीं। सपोज 80% पेमेंट मेरे हाथ में आ गया है, तो वो डेट में मैंने वो रेट से सामने अपना गुड्स तो बुक कर दिया है, जिस गुड्स जो प्राइस से मैंने ऑर्डर लिया है वो सेम प्राइस से मैंने बुक कर दिया है। तो मेरे लिए वो जो रेट का लॉस है वो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैंने सेम प्राइस पे किया है। अगर मैं वेट करूँ और स्पाइक हो जाए
तो फिर वो लॉस हो सकता है। लेकिन वो प्रैक्टिस नॉर्मली ज्वेलर को नहीं करनी चाहिए। ज्वेलर की प्रैक्टिस सिंपल होनी चाहिए ट्रेड करने की। उसको मतलब ये रेट बेनिफिट की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए एज अ ज्वेलर। उसका काम क्या है, प्रोडक्ट उसको बना के बेचनी है कस्टमर को। तो जो भाव से कस्टमर से ऑर्डर लिया वो सेम भाव से उसको मार्केट से मेटल ले लेनी चाहिए, और वो उसको मतलब रेट का डिफरेंट का लॉस नहीं आए, इसलिए उस चक्कर में नहीं जाना चाहिए कि उसका मैं बेनिफिट लूँ। तो प्रॉब्लम ज्वेलर को नहीं हो सकता और कस्टमर को भी नहीं हो सकता। तो वो एक नेगेटिव वे से बिजनेस हो सकता है अगर वो प्राइस के हिसाब से प्राइस चेंज कर रहा है। तो आई मीन भाव जितना बढ़ रहा है तो फ्लक्चुएट करेगा, तो दोनों के लिए कभी प्लस माइनस हो सकता है, फ्रॉम अ कस्टमर एंड ऑल्सो फ्रॉम अ ज्वेलर्स एंड यस, ऑल्सो। ऑफ कोर्स। एक दूसरा क्वेश्चन ये है दैट कभी लोग बहुत सारे बोलते हैं दैट आपकी वाइफ बोलती होगी दैट आज घर पे ये लेके आना। सो आपकी भी सिल्वर की बहुत बड़ी शॉप है, तो आपके वाइफ ने कभी आपको ऐसा बोला है दैट आज घर आते आते 100 ग्राम सिल्वर लेते आना या 200 ग्राम सिल्वर लेते आना? वैसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है आपका? देखो, मैं अपनी बात करूँ ना, तो हमारा है ना पूरा मतलब हम फैमिली पार्टनरशिप में ये बिजनेस पूरा चला रहा है, ठीक है। तो किसी को भी कुछ भी चीज़ चाहिए ना, आई एम द ओनर ऑफ दिस कंपनी, मुझे कुछ भी चीज़ चाहिए ना, तो मेरा वहाँ पे बिल बनेगा अच्छा। एंड आई हैव टू पे। मैं खुद वहाँ से बाय कर रहा हूँ, मैं कस्टमर हूँ, वो मान के ही मुझे बाय करना है। अदरवाइज मैं ऐसे, मेरा शोरूम है, मुझे कुछ पसंद आ गया तो ग्रेजुअली ऐसे मैं ले नहीं सकता। ये हमारी बिजनेस पॉलिसी है। अब मैं हम में से कोई भी नहीं, कोई भी पर्सन जो भी चीज़ पसंद आई है तो वहाँ से आप बाय कर सकते हो, और बाय करके आप ले जाओ, कोई बात नहीं। और सबसे ज़्यादा हम देखें तो सिल्वर में बहुत सारी भगवान की मूर्तियाँ होती है। तो सबसे ज़्यादा कौन से भगवान की मूर्ति सेल आउट होती है, और कौन से भगवान की मूर्ति या वैसी कोई अलग आर्ट या स्कल्पचर सिल्वर में बना है जो आपने देखा और आपने बोला था ये भी क्या सिल्वर में बन सकता है? देखो, हमने बनाने में तो हमने बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर लिए हैं और लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया है और ऑर्डर दिए भी है। अच्छी अच्छी जगह से भी आए, किसी का मैं नाम यहाँ पे कंपनी और किसी का नाम नहीं शेयर करूँगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली जो आइडल्स है ना, वो गणेश और लक्ष्मी है, ये पूरे इंडिया में। हमारे शोरूम की बात नहीं, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बिक रहा है ना, वो गणेश और लक्ष्मी ही है। और उसके बाद जो बिक रहा है तो वो राधा कृष्ण हो गए, शिव जी हो गए, महावीर स्वामी हो गए, पार्श्वनाथ भगवान हो गए। ऐसे सारे रामलला, अभी अयोध्या मंदिर के बाद रामलला जो बहुत ज़्यादा बिकते हैं, राम दरबार बिकते हैं, हनुमान जी की मूर्ति ज़्यादा बिकती है। फिर गायत्री माता जी की मूर्ति ज़्यादा बिकती है, सरस्वती की ज़्यादा बिकती है। ये सारे रूटीन प्रोडक्ट है हमारे, ये मैक्सिमम सेल होता है। उसके साथ साथ है ना एलिफेंट और काऊ और तुलसी क्यारा, ये सब रनिंग प्रोडक्ट है, ये सारा बहुत वो ज़्यादा भी चलता है। ज़्यादा। तो भी वैसी कोई यूनिक प्रोडक्ट जो आपने नहीं सोची दैट ये भी सिल्वर में बन सकती है, या वैसे कोई कस्टमर की एक्सपेक्टेशन दैट मेरे को आज ये बॉटल सिल्वर में बनानी है, तो क्या आप बना के दोगे? आप वैसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है आपको? ऐसे हमने बहुत सारे डील किए हैं। जैसे अच्छा। कोई आप सपोज हो आपके कोई गुरु है, तो उनकी आपको मूर्ति बनवानी है, तो वैसे हमने बहुत सारी चीज़ें बना के दी है कि कोई अपने गुरु की मूर्ति लेके आया, कोई अपने भगवान की फोटोग्राफ्स लेके आया, उनमें से हमने मूर्ति बना के दी है। कोई दूसरी कोई पेंडेंट जैसी या फिर चीज़ लेके आया, वहाँ से उसको आइडल में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे हमने बहुत सारे काम करके दिए हैं। अच्छा। कई कई बार ऐसा हुआ है, मैं रिसेंटली एक बार शोरूम पे था, तब मैं बात करता हूँ। एक कस्टमर आया मेरे पास, वो उसको है ना किसी को गिफ्ट देना था। वो पर्सन, वो जो फैमिली थी वो जापानीज फैमिली थी, तो उसको गिफ्ट देना था उनके मतलब ट्रेडिशन के, उनके मतलब कल्चर के हिसाब से डिवाइन गिफ्ट देना था। तो उन्होंने हमको वो उनके पिक दिए कि ऐसा कुछ आप मुझे बना कर दोगे। तो हमने उनको इतना मस्त बना के दिया था कि वहाँ जैपनीज फैमिली ने हमको रिवॉर्ड किया था कि आपने बहुत अच्छी चीज़ हमको बना, अच्छा। मतलब हमको इतना अप्रिसिएट किया था। मतलब कोई भी चीज़ जनरली सिल्वर में हमको बनानी हो, मॉडल हो या कोई आइडियल हो, वैसा हम क्रिएट एवरीथिंग कर हमारे सकते हैं। लिए आज की डेट में ऐसा अभी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि जिसको हमने मना किया हो। सारी चीज़ें अभी तक तो सब बना के दिया है। और जो सबसे चीज़ हाँ। पॉसिबल नहीं है ना, वो अभी आज की डेट में ऐसा है नहीं। खर्चा करना है तो पॉसिबल है, ऐसी बात है। हम जो चीज़ है ना, जो चीज़ बनानी होती है ना, उसकी है कैड फाइल्स बना देते हैं, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें ही कर देते हैं। अच्छा। जो नॉर्मली सबके लिए सिल्वर में करना मुश्किल होता है, लेकिन हमारे लिए तो सिल्वर ही मेन बिजनेस है, तो हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उस हिसाब से फिर बना तो के ये क्या देते बोला हैं। आपने, कौन सी फाइल बनानी कैड पड़ती? फाइल कैड बनवाते हैं, फाइल। तो हाँ। वो
उसका आर्टिफिशियल पूरा वो रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें वो नहीं, वो पूरा कैड फाइल में होता है कि पूरा डिजाइनिंग 3D में बनता है, फिर उसका वैक्स क्रिएट होता है, फिर उसको मतलब जैसे कास्टिंग होता है ना, हाँ उस हिसाब से हम कास्ट करवा देते हैं, मतलब उसके अंदर हम मेल्टेड सिल्वर डालते हैं तो फिर वो उस या हिसाब से उस पूरा हिसाब से कास्ट होता है, क्रिएट हो फिनिशिंग जाता है। भी अच्छा, वैक्स में अच्छा फिनिशिंग आता है, लेकिन उसका कॉस्टिंग डिफरेंट होता है, उसका फिनिशिंग डिफरेंट होता है, अच्छा, ज़्यादा खर्चा होता है। आप मेरे को ऐसी टॉप 5 प्रोडक्ट बोलो या सबसे बड़े स्कल्पचर्स जो आपने सिल्वर में बनाए, और आपका जो बेस्ट प्रोडक्ट होगा दैट इस इतना बड़ा मैंने सिल्वर में कोई स्कल्पचर अभी तक देखा नहीं और मेरी लाइफ में मैंने सबसे बड़ा ये बनाया है, तो वो भी हमको पता चलता है कि लोग कौन से डायरेक्शन तक सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते हैं देखो जस्ट मैं फॉर देयर, यू कैन से उनका शौक है उतना। देखो मैं आपको बताऊं ना, तो नॉर्मली ऐसा शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने है ना, जो ब्रह्माणी माता जी होती है, उनकी उनका जो जो वाहन बोलते हैं ना, वो हंस होता है। वो हंस मैंने है ना 7.5 फुट का बनाया हुआ है, सिल्वर का। कितने, साढ़े साढ़े सात साढ़े फुट सात फुट का हंस बनाया हुआ है। अच्छा, मतलब 7.5 फुट ऐसे और 4 फुट हाइट का हंस बनाया हुआ है। पूरे सिल्वर में। हाँ, 7.5 फुट उसकी वीथ थी और हाइट 4 फुट थी। ओके, वो सबसे बड़ी चीज़ हमने बनाई हुई है, उससे बड़ी कोई चीज़ हमने नहीं बनाई है। तो भी उसके अलावा वैसे कोई यूनिक प्रोडक्ट्स जो आपने बनाए हैं? हंस तो है ही। फिर हमने है ना 3.5 फीट के एलिफेंट बनाए हुए हैं। अच्छा, जो आपने, हम तो हमारे लिए बनाते ही है, लेकिन 3.5 फुट के एलिफेंट बनाए हुए हैं। बाकी सारे तो बहुत सारी चीज़ें हम सिल्वर में 2-3 फीट तो रेगुलर हमारा मतलब कभी ना कभी ऑर्डर रहता ही है, और वो हम बनाते रहते हैं नॉर्मली। हमको वो एक्सट्रीम कुछ नहीं लगता। अभी हमारे पास सपोज हम एक नया वेरिएंट शुरू करने जा रहे हैं सिल्वर फर्नीचर का, उसमें बड़े बेड्स वगैरह आएंगे, सोफास पूरा वगैरह आएंगे, सिल्वर पूरा का? पूरा सिल्वर आएगा। तो इसमें तो कॉस्टिंग कितनी हाई जाएगी मतलब? हाँ, मतलब वो हमारा प्लान है, नेक्स्ट हमारा विजन वो है कि आगे जाके वो स्टोर हम बनाएंगे। तो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सिल्वर में ही मतलब करते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, ऐसे लोग नहीं, ऐसे लवर्स है जो सिल्वर की प्रोडक्ट्स डिमांड करते हैं अच्छा, कि हमको ये चाहिए। आज की डेट में भी डिमांड कर रहे हैं वो हमारे पास। तो वही सोच के मतलब हमारा प्लान था, लेकिन वो हमने देखा, सर्वे किया, तो कस्टमर है इंडिया में, तो अच्छे कस्टमर है। और वैसा कुछ है दैट सिल्वर की प्लेट में आपको क्यों खाना खाना चाहिए, उसका कोई बेनिफिट है या लोग शौक से ही खाते हैं? नहीं नहीं, सिल्वर तो 100% मेडिसिन मेटल है। अच्छा, तो आप उसको जितना मैक्सिमम यूज़ करोगे, तो उतना बॉडी आपका ज़्यादा क्लीन होता जाएगा, और आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, इम्यूनिटी पावर आपकी बूस्ट होती रहेगी। आपने आपने सुना होगा आगे कि पहले के ज़माने में लोग है ना सोने और चांदी को खाने में यूज़ करते थे, और आज की डेट में भी हम वो जो उसका जो चांदी का वर्क बोलते हैं ना, वो यूज़ होता है स्वीट में, ज़्यादातर मिठाइयों में आपने देखा होगा कि उसका यूज़ होता है सिल्वर का। उसका रीज़न ही यही है कि आपकी जो इम्यूनिटी है ना, वो स्ट्रॉन्ग करने, सिल्वर ऐसी मेटल है जो आप खा सकते हैं, उसमें पानी पी सकते हैं, जिसके साथ पानी के साथ साथ वो आपके शरीर में जाए। और ये आयुर्वेद में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आपके बॉडी को मैक्सिमम स्ट्रेंथनेस देती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो जिससे क्या होगा, आपके जो अभी आपके शरीर में अगर कोई रोग है कि नहीं आपको पता नहीं है, उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा, और जो रोग आने वाले हैं ना, उससे भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। मतलब उसके साइंटिफिक भी बेनिफिट्स है 100% है। बहुत सारे वैसे। तो आप मतलब आप किस में खाना खाते हो, सिल्वर की प्लेट में खाते हो या हम तो नॉर्मल? 100% यूज करते हैं, अच्छा, ये तो मून मेटल है। मुझे तो शांति सबसे ज्यादा सिल्वर से मिलती है। अच्छा, तो मुझे, और मैंने देखो अभी ये रिंग भी लगाई हुई है, हाँ, मतलब इसको सिल्वर को अपने शरीर के साथ जोड़ के रखना चाहिए। मतलब अगर एक सिल्वर का मेटल आप आपके बॉडी के साथ पहनो तो भी बेनिफिट है, हाँ हाँ, और आप एडवाइस भी वो करोगे दैट सिल्वर की प्लेट्स में ही आप खाना खाओ। 100% मैं एडवाइस करता हूँ कि अगर आपको हेल्दी लाइफ जीना है और अच्छा जीना है, हाँ, और आप चाहते हैं कि आपके बॉडी की स्ट्रेंथनेस बनी रहे, तो आपको सिल्वर का यूज 100% करना तब चाहिए। कोई बोलेगा दैट मैं ईएमआई देके खाना खाता हूँ क्योंकि प्लेट का ईएमआई नहीं, आप देना ईएमआई पड़ेगा। देके खाना खा रहे हो, लेकिन साथ के साथ आप इन्वेस्ट भी कर कर रहे रहे हो हो। अपने बॉडी पे वो इन्वेस्ट कर 2.5 रहे हो। 3 लाख वाली सिल्वर 6 लाख भी हो सकती है। क्या बात है। सो ऑन टू दैट कल्पेश, वाई इट वाज अ वेरी वंडरफुल पॉडकास्ट। वी डिस्कस सम जेन्युइन फैक्ट्स अबाउट सिल्वर, और बहुत सारे वैसे मिथ हो सकते हैं दैट कल ये इतना जाएगा और उसकी रियलिटी क्या हो सकती है। सो ऑन टू दैट आई ऑल्सो एडवाइज माई व्यूअर्स दैट ये वैसा नहीं है दैट कल्पेश भाई जो बोल रहे हो 100% सही हो सकता है, बट इट्स एन एडवाइस दैट जो उन्होंने उनके एक्सपीरियंस से आपको दी है। सो अगर आपको भी सिल्वर बाय करना है या एक रियल नॉलेज चाहिए, देन आई फील दिस इज द बेस्ट पॉडकास्ट यू कैन एवर वॉच, बिकॉज वी डिस्कस्ड अबाउट जियो पॉलिटिकल सिनारियो ऑल्सो, एंड वाई शुड यू बाय सिल्वर एंड वाई शुड यू बाय गोल्ड ऑल्सो.
सो इट्स नॉट लाइक दैट कल्पेश भाई का सिल्वर का स्टोर है इसीलिए वो सिल्वर का बोल रहे हैं, बट ही इज ऑल्सो एडवाइजिंग यू टू बाय गोल्ड ऑल्सो पैरेलल, Of course. राइट? सो थैंक यू सो मच वंस अगेन मैं कल्पेश एक भाई. लास्ट बात आपके हाँ. व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आप नॉट ओनली मतलब मेरी स्पीच के बात में नहीं करो, किसी भी जगह पे आपको कोई एडवाइस दे दे या कोई स्पीच आप सुन ले जो ज़्यादा मोटिवेशनल हो सिल्वर या गोल्ड बाइंग के लिए, तो वो ऐसा मत करना कभी भी. अच्छा. आप अपने हिसाब से, अगर आप फ्रीक्वेंट इन्वेस्टर हो और आपको मतलब लॉन्ग टर्म व्यू है आपका और आपको इसमें से अर्निंग लेना है, तो आप पूरा एनालिसिस करना, पूरा समझना, पूरा मतलब हेडलाइंस चेक करते रहना, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखना, उसके बाद ही आप समझ के खुद आगे बढ़ना. किसी की एडवाइस से मतलब ऐसा नहीं कभी कोई स्टेप लेना चाहिए, अदरवाइज आप उसमें ट्रैप में भी आ सकते हो. तो ऐसा मत करना प्लीज़, आपको रिक्वेस्ट है ये मेरी. और एक लास्ट, आपने बोला दैट मेरे को अगर सिल्वर का मार्केट एवरी डे देखना है और स्टडी करना है, तो वैसी कौन सी वेबसाइट या न्यूज़ चैनल आप गाइड कर रहे हो जिसमें एक ऑथेंटिक मतलब यू कैन से नॉलेज हमको मिल पाता है, या वैसा कोई केस स्टडी जिसमें आप देख पाते हो दैट अभी इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, क्योंकि दिवाली के टाइम पे सब लोग इन्वेस्ट करते हैं. देखो मैं आपको है ना सबसे अच्छी बात बताता हूँ. अगर आपको रेट्स देखने हैं तो बहुत सारी एप्लीकेशंस है, तो आप इंडियन एप्लीकेशन भी है, फॉरेन की भी है, तो आप उसमें रेट तो देख सकते हो. और अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको ये रखना भी चाहिए. दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा आप न्यूज़ है ना, न्यूज़ चैनल की जगह ये गूगल पे, सफारी पे, फिर एआई से, ये सभी सोर्सेज से, फिर सोशल मीडिया, ये सभी सोर्सेज से देखो. क्योंकि जब तक न्यूज़ चैनल में आती है ना, उससे पहले आपके पास पहुंच जाती है आपके मोबाइल में. तो आप ये सोर्सेज का यूज़ करो, और आप चैनल रखना भी चाहते हो ना, तो वो भी मोबाइल में पॉसिबल है. तो वहाँ से आप ये सब सोर्सेज से आप देखना स्टार्ट करो, कर सकते हो. तो आपको रियल टाइम न्यूज़ मिल सकता है. और आपको वहाँ से ट्रेड करना तो आप कर सकते हो. ओके, सो थैंक यू सो मच कल्पेश भाई. एंड हाउ डू यू फाइंड आवर प्लेटफॉर्म ऑफ बियॉन्ड द नॉइस? आपको कैसा लगा ये प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपने पहली बार आपका पॉडकास्ट शूट किया? देखो मुझे है ना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं है ना किसी को गुमराह नहीं करना चाहता था. सबको मतलब मैं किसी को एडवाइस भी नहीं दे रहा हूँ कि अभी बाय करो कि नहीं करो ये. लेकिन आप जब भी डील करो ना, तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए मेरी, कि मैंने ऐसे ऐसे पॉइंट दिए थे आपको, कि आप पूरा स्टडी करो, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन आप देखो, फिर सेंट्रल बैंक्स क्या कर रही है वो देखो, फिर क्रूड ऑयल का सप्लाई कैसा है वो देखो, फिर स्पेक्युलेटिव बायर सभी ट्रेडर्स सब क्या कर रहे हैं वो देखो, जो बड़े फंड वाले हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही है वो देखो. ये सारे पैरामीटर्स वन बाय वन आप स्टडी करो, तो आप एक मतलब सही रिजल्ट पे आ जाओगे, और आपको खुद समझ में आने लगेगा कि अभी मुझे यहाँ पे ये स्टेप लेना चाहिए. आपने 1 घंटे के पॉडकास्ट का मेन समरी 30 सेकंड में दे दिया, तो ये आई होप एडिटर आप लास्ट में ही पुट करो, बाकी पॉडकास्ट की वैल्यू नहीं रहेगी. सो ऑन दैट स्टिल थैंक यू सो मच कल्पेश भाई फॉर कमिंग ऑन आवर शो, एंड आई होप इससे सबको एक अच्छा नॉलेज मिले. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू ऑल द बेस्ट.